हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। बच्चे, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 एमसीक्यू, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सेट ए इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। सेट ए जो है उसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। कब कब कहा जाता है? तो सबसे पहले बच्चे हम जानते हैं कि सेट क्या है। आपने पढ़ा होगा कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। यानी कि सेट को आप डिफाइन करते हैं इस रूप से कि वो वेल डिफाइंड होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स लाइक ए ई आई ओ यू, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर में होता है, या कहें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स ना। ये सभी के सभी जिसको आप वेल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम सेट कहते हैं। ठीक है ना। अब हम सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। अब देखो, फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है ना, यानी कि फाइनाइट होती है। तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसमें एलिमेंट्स का जो नंबर है वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। जबकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। साथ ही एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग नल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट। लेकिन यदि कोई एक एलिमेंट रहेगा तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। फिर से याद रखेंगे कि सेट किसे कहते हैं? सेट यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना। और सेट को हमने दो टाइप से बांटा, एक है हमारा फाइनाइट सेट, दूसरा है इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट हम किसे कहें? जिसमें हमें एलिमेंट्स के नंबर एकदम से फाइनाइट है, यानी पता रहता है कितना रखना है। और इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो उसे हम नल सेट कहते हैं, और अगर एक एलिमेंट मिल जाता है तो उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। तो बच्चे, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? जिसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। क्या मिलता है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर हमसे पूछ देता है ए सेट ए इज कॉल्ड इनफाइनाइट, तो हम क्या कर देते कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट। और बी वाला कह रहा है इट कंटेन्स नो एलिमेंट, तो अभी आपको हमने बात किया कि नो एलिमेंट्स बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? नल सेट। क्या है बच्चे? नल सेट। और अगर ऑप्शन डी यहाँ पर दे देता इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो वहां आप लिख देते हैं सिंगलटन सेट। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चे, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर। हमें ए और बी के बीच बी का यूनियन निकालना है। तो बच्चे, आपको जैसे आप याद करिएगा कि अगर मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर में एक 1 2 5 नाम का एलिमेंट लाइज कर रहा है, और बी मान लेते हैं 3 5 7। तो आपने इसका यूनियन निकाल रखा था, तो क्या होगा बच्चे कि यूनियन का मतलब आपने समझा था कि ऐसा एलिमेंट चाहिए जो आइदर ए हो या बी हो। मतलब अगर हम जैसे ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हमें दो एलिमेंट्स का यूनियन पूछता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो आप सदैव याद रखना कि आइदर इन ए होना चाहिए और इन बी के अंदर में ये होना चाहिए। जबकि अगर बच्चे इंटरसेक्शन आपसे पूछे, क्या पूछे? इंटरसेक्शन पूछे, तो इंटरसेक्शन होने की स्थिति में हम वहां पर बोल सकते हैं कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर बी 2 आपसे क्या कर रहा है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर। तो जब भी यूनियन की बात हो तो हमें क्या याद रखना है? आइदर इन ए और इन बी। और अगर इंटरसेक्शन पूछे तो क्या बोलोगे? कॉमन इन बोथ ए एंड बी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान दीजिए,
इफ a इक्वल टू 3x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 6 देन रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट a इज। तो आपने अभी जाना कि सेट क्या होता है, अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि सेट क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। थोड़ा सा आप इसे अच्छे से समझोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो देखिए बच्चे, सेट को हम डिस्क्राइब करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं या दो मेथड बनाए गए हैं। पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म। कौन सा है बच्चे? रोस्टर फॉर्म, जिसे आप टेबुलर फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, जिसे हम क्या नाम देते हैं? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप पढ़े होंगे रोस्टर फॉर्म में को लिखने का जो तरीका होता है कि रोस्टर फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं उसको ब्रेसेज के अंदर में लिखा जाता है और उन्हें कॉमा लगा करके अलग किया जाता है। फिर से ध्यान देंगे कि रोस्टर फॉर्म में मेंबर्स को ब्रेसेज के अंदर में लिखा जाता है और कॉमा से उन्हें क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हम अल्फ़ाबेट के अंदर में वॉवेल्स का सेट तैयार करें तो हमारे पास उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ए ब्रैकेट के अंदर हमने AEIOU ये एलिमेंट्स को पुटअप कर दिया। या मान लेते हैं हम कुछ और सोचते हैं 2 4 6, ये सब किस फॉर्म में लिखे गए हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं। जबकि आप सेट बिल्डर में फॉर्म में लिखोगे तो उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। जैसे ये AEIOU जो भी हमने लिखा, ये किसके सेट्स हैं बच्चे? तो ये जो सेट हैं कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो लिखने का जो तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में, हम क्या करते हैं? उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं जो सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक ना? जैसे हमारे पास जो इक्वेशन दिया है बच्चे, तो ये किस फॉर्म में दिया गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और इसको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि a इक्वल टू 3x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4, कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है, जो कह रहा है कि 6 से छोटी या 6 के बराबर। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। x के जगह पर हम क्या रखते हैं? सबसे पहले 1 रखें तो क्या मिल जाएगा हमको? 3 × 1 + 5 यानी कि 3 + 5 8 मिलेगा। जब हम 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 5 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 6 + 5 यानी कि 11 हो जाएगा। 3 × 3 + 5 करेंगे तो यहाँ में 9 + 5 यानी कि 14 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला नंबर रखेंगे तो 3 × 4 + 5 तो 12 + 5 यानी कि 17 हो जाएगा। फिर हम 5 रखेंगे तो 3 × 5 15 + 5 यानी 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेट बिल्डर लिखा हुआ था, इसको जब आप रोस्टर के अंदर में लिखते हैं तो क्या क्या आपको मिला था? 8 मिला था, 11 मिला था। यहाँ इस x में आप क्या कर रहे हैं? वैल्यू को पुट कर रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यू को पुट कर रहे हैं? जो कि आपका क्वेश्चन में ही कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो हमारा क्या क्या आया था? 8 आया था, 11 आया था, 14 आया था, 17 आया था, 20 आया था। तो देखिए तो ये सब किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर में है। 8 11 14 17 20। अगला नंबर हम जब 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पुट करने के बाद हमें 20 मिला। अगर हम 6 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। प्यारे बच्चों, अभी तुरंत ही हम लोगों ने बात किया था कि नल सेट हम उसे कहेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट्स लाइज नहीं करेगा, और अगर एक आध एलिमेंट लाइज करेगा तो उसे हमने क्या नाम रखा था? सिंगलटन सेट। याद रखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर तो एक एलिमेंट है, इसलिए नल सेट है नहीं। फिर देखो यहाँ हम सी ऑप्शन में आते हैं x² = 3 और x = 4। तो x की वैल्यू यहाँ से √3 आ गई, यहाँ से 4, मतलब 1 से ज़्यादा है। हमें क्या चाहिए था? एक ऐसा चीज़ चाहिए था जिसमें एक भी एलिमेंट लाइज न करें। तो हम आते हैं ऑप्शन डी की ओर। देखिए x² + 1 = 0, तो x² = क्या मिल गया? -1, यानी x = √1। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ऑप्शन डी जो कह रहा है x सच दैट x² + 1 = 0 फॉर x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, और ये -√1 मिला। ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। आपने पढ़ा होगा ये कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन डी था, इसे जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें जो रिजल्ट आ रहा है x की वैल्यू क्या आ रही है? √1।
1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, और हमें जो नंबर चाहिए था वो कैसा चाहिए था, रियल चाहिए था। यानी कि हमारे पास आ रहा है इमेजिनरी और चाहिए क्या, रियल, यानी कि वो सेट हमें बिलोंग्स नहीं किया या वो लाइज नहीं किया, तो दैट वी कॉल से दैट दिस इज नल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, नल सेट का मतलब कोई एलिमेंट्स उसमें लाइज नहीं करेगा, कोई एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और नल सेट को प्यारे बच्चों किससे दिखाते हैं, तो नल सेट को हम लोग 5 से दिखाते हैं, याद होगा, या सिर्फ ब्रैकेट के अंदर से ना। ध्यान रहे, ब्रैकेट के अंदर में कुछ एलिमेंट होना नहीं चाहिए, तो ये या ये हम नल सेट को बिलोंग्स करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 और 1, और पूछ रहा है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए, ए के पास एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चे, ए के अंदर में 2 हैं, और इसे आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ऐसा स्थिति है, कितने बार पूछ रहा है, 3 बार पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसको आप पावर में उतना चढ़ा दीजिए, दैट्स योर आंसर इज 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। करना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिया गया है और जितना बार बोल रहा है उसको पावर में आप चढ़ा दीजिए, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा या आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है ए इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए, एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है, 3 है ना। ठीक उसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है, यहाँ पर एक ही है, यानी 1 है। अब आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो इसके लिए फार्मूला क्या बताएगा, जब दो आपको सेट दिए गए हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जान रहे हो, तो आप क्या करो, एक फार्मूला यूज करो, 2 टू द पावर n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। टू एन ऑफ ए कितना है, 3 है, और एन ऑफ बी कितना है, 1 है, यानी 2 टू द पावर कितना मिलेगा, 3, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ रहा है, आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री। आपने पढ़ा होगा बच्चे, याद करो कि जब आपको रेडियन से डिग्री में बनाना रहता है तो 180/पाई कर देते थे, याद आ रहा है। जब आपको रेडियन से डिग्री में करना है तो क्या करते हैं, 180/पाई। जबकि आपको अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप क्या कर देते हैं, पाई/180, पाई/180। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि -240 डिग्री तो को यानी -240 डिग्री, डिग्री यानी डिग्री से आपको जाना है रेडियन में। और अभी आपको ने सीखा था कि जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई/180 कर देंगे, पाई/180 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 3 बार में ये, और ये गया 4, यानी कि मुझे क्या मिला, -4 पाई/3, और ये गया मेरा रेडियन में, -4/3 रेडियन, जो कि आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन -4/3 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए व्हील मेक 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारे साथ क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, अब देखिए 1 मिनट में कह रहा है और 1 सेकेंड में निकालना है, तो क्यों ना हम इस सवाल को पहले ही सेकेंड के अंदर में लेकर के चले। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 60 सेकेंड, चूंकि 1 मिनट है तो इसको हम 60 सेकेंड में पहले ही ले ले रहे हैं, तो कितना है बच्चे, 180, जो कि आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम का यूज करें तो हम 60 सेकेंड में अगर 180 टाइम रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना होगा प्यारे बच्चे, 180/60, 180/60 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 3। अब बताइए, जो गाड़ी का चक्का होता है वो एकदम पूर्णतः एक सर्कल होता है, बिल्कुल, और सर्कल अगर बना हुआ है तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर में 2 पाई रेडियन कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई रेडियन। अब आप बताइए कि आपके पास क्या हो रहा है कि एंगल 1 रिवॉल्यूशन में कितना बनाया, 2 पाई रेडियन, दैट इज 360 डिग्री। तो आपने अभी देखा था तो कितना रिवॉल्यूशन आपको मिला था, 3 रिवॉल्यूशन मिला था, तो 3 इंटू 2 पाई, दैट इज योर 6 पाई रेडियन। ध्यान देना, बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये बार बार आया है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन कितना हुआ था, 180,
कितने समय में? 60 सेकेंड में। काट दिए, कितना आया? 3 रिवॉल्यूशन आया। एक रिवॉल्यूशन में कितना मिलता है? 2 पाई रेडियन। तो 3 रिवॉल्यूशन में कितना मिलेगा? 3 इंटू 2 पाई, दैट इज योर 6 पाई रेडियन। क्लियर है? जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 पाई रेडियन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है cos 75 डिग्री इक्वल टू cos 75 डिग्री इक्वल टू, बच्चे आपको याद होगा हम लोग फार्मूला पढ़े थे cos 75। अब देखिए डायरेक्ट तो cos 75 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो क्यों ना इसे हम एक फार्मूला था हमारे पास cos a प्लस बी का, हम कोशिश करते हैं कि cos 75 को इस दो टर्म में तोड़ा जाए जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो क्यों ना हम इसे cos 45 प्लस 30 लिख देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें cos 45 का भी वैल्यू मालूम है और 30 का भी वैल्यू मालूम है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमने एक फार्मूला पढ़ा है cos a प्लस बी का, याद करेंगे आप इसे। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ हम करें, इसे हम ए मानते हैं और इसे हम बी मानते हैं। तो हम यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉस ए के जगह पर हमने क्या रखा? 45 डिग्री। फिर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो बी की जगह पर कितना रखा? 30 माइनस साइन ए मतलब 45 इंटू साइन बी साइन 30। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आइए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हम दोनों में से 1/2√2 को कॉमन कर देते हैं, तो 1/2√2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा मुझे? √3 माइनस 1। थोड़ा हम इसे अच्छे से लिख लें, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, 2√2 जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, √3 माइनस 1/2√2। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर हम जैसे cos a प्लस बी अगर अभी यूज किए थे, अगर यहाँ पर साइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता, जैसे मान लेते हैं साइन 15 डिग्री दे देता, साइन 15 डिग्री का दे देता, या cos 15 डिग्री दे देता है जिसमें कि माइनस की मुझे ज़रूरत होगी, या साइन 75 डिग्री दे देता है, तो आप फार्मूला यूज करना। जैसे अभी हमने बताया cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यूज करने वाले हैं साइन a प्लस बी, तो वहाँ साइन a प्लस बी का आपको फार्मूला याद है ना? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से सुनेंगे, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जबकि अगर सवाल हमारा दे देता साइन ए माइनस बी का, ध्यान से समझेंगे, साइन ए माइनस बी का, तो आप क्या करते? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर सवाल यहाँ फिर से चेंज करें, कॉस ए माइनस बी अगर हमें दे देता, तो हम क्या करते? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर प्लस देगा तो आपको क्या याद रखना है? जो अभी क्वेश्चन में था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अब बच्चे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि साइन 15 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, कॉस 15 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, और साइन 75 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, जो कि आपको फार्मूला मैंने भी बताया है। इन तीनों वैल्यू का, तीनों का जो रिजल्ट होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ cos a इक्वल टू 4/5, cos a इक्वल टू क्या है? 4/5, cos b इक्वल टू 12/13, cos a इक्वल टू दिया गया है 4/5। बच्चे cos a इक्वल टू 4/5 दिया है, इसका मतलब cos a के लिए b है और ये क्या है? h है। और cos b के लिए भी दिया है 12/13, तो यहाँ भी ये भी b है और ये क्या है? h है। और मुझे क्या चाहिए? cos a प्लस b। प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, cos a प्लस बी अगर आपको चाहिए तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत है? cos a और cos b तो है ही हमारे पास, लेकिन हमें साथ में जरूरत है साइन ए और साइन बी की वैल्यू को। तो यहाँ cos a से हम चाहे तो साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये cos b का जो वैल्यू दिया गया है इससे हम साइन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, वैल्यू निकालने में एक चीज़ का बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि आपको साइंस चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। याद करना, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का साइन एक क्वाड्रेंट के अंदर में आप
याद करेंगे, आपके पास क्वाड्रेंट, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर साइन और उसका अपोजिट कोसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको टेन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे बच्चे तो वहाँ पर कॉस की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और बाकी जितने भी वैल्यू हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वाड्रेंट कितना बता रहे हैं, क्वाड्रेंट फोर्थ है, यानी कि कॉस की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगी और बाकी सारे वैल्यू वहाँ पर हमारे निगेटिव देखने को मिलेंगे। खैर, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कॉस से इक्वल टू अगर मेरे पास 4/5 है, यानी कि बी और एच दिया हुआ है, और जब हम साइन को सॉल्व करते हैं तो हमें पी की जरूरत होती है, तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग पी की वैल्यू को निकालते हैं। पी अगर हम निकालेंगे कॉस ए को निकालिए तो एच स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा मुझे, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 16। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यानी कि मुझे वैल्यू मिलेगा 3। अब देखिए P यहाँ से निकला, इसका मतलब है कि जब हम साइन ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है प्यारे, P बटे में H। तो P मुझे कितना मिला 3 और H की जगह पर मुझे कितना मिला 5। लेकिन ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या पढ़ा है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ मुझे क्या लगाना होगा, माइनस। आगे आते हैं, अब हम कॉस बी से साइन बी का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ भी मुझे P की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ मिलेगा 25, दैट इज 5। आगे आए, फिर हम यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। बच्चे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा फार्मूला है आपके पास कॉस ए प्लस बी निकालने के लिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब आप साइन बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, पहले से हमारे पास क्या था, 5 आ गया था और 5 बटे में 13, और ऑलरेडी हम क्या लगाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। आइए सबकी वैल्यू हो गई, साइन ए की वैल्यू आपके पास हो गई -3/5 और साइन बी की वैल्यू हो गई -5/13। अब देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4/5, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 12/13 जो कि दिया हुआ, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई, -3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, -5/13। आइए इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 12×48 48/65, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 बचे में 15 15/65। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 48 - 15/65, जो कि हमारा वैल्यू आएगा 33/65, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 1 + 2 आयोटा बटे 1 - आयोटा लाइज इन क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, तो बच्चे फिर से थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वाड्रेंट के बारे में हमें बात कर रखा है। क्वाड्रेंट में अगर देखोगे तो आपने पढ़ा है क्वाड्रेंट तो ऐसा ही होता है, एक्स यहाँ पर वाई एक्सिस, वाई पॉजिटिव में वाई है ये, यहाँ पर एक्स डैश और नीचे में हो जाएगा वाई डैश। ये हमारा रियल पार्ट होता है बच्चे, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। आइए हमें रियल पार्ट यानी एक्स एक्सिस पर हमें रियल पार्ट देखने को मिलेगा और वाई एक्सिस पर हमें इमेजिनरी पार्ट देखने को मिलेगा। क्वाड्रेंट आपने पढ़ रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में ऑल आर प्लस प्लस, आपको मालूम है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। जबकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ऋणात्मक माइनस माइनस देखने को मिलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस और एक माइनस होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें एक पार्ट चाहिए प्लस और एक पार्ट चाहिए माइनस, या समथिंग कुछ भी हो, क्योंकि एक पार्ट ऐसे ना बोल करके हम बोल सकते हैं एक रियल चाहिए और एक इमेजिनरी चाहिए, और हम ये पता कर सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जो हमें प्लस या माइनस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पहले रेशनलाइज करते हैं, ताकि हम रेशनलाइज करेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा इमेजिनरी और उसका साइन क्या है।
चलिए इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1+2 आयोटा को 1+ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मूला होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। तो 1 प्लस आयोटा आयोटा और 2 आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर मतलब -1 अपॉन 1 + 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। कितना आ गया 1 + 3 आयोटा -2 अपॉन 2, 1 - 2 यानी कितना मिल गया -1 + 3 आयोटा बटे में 2। अब इसे हम देखें, मेरा क्या आया था -1 + 3 आयोटा बटे में 2, तो हम 2 को अलग अलग दे देते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो एक मुझे क्या मिला माइनस और एक क्या मिला प्लस, एक माइनस और एक प्लस। तो अभी आपने क्वाड्रेंट के अंदर में क्या पढ़ा था कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा था ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में एक माइनस और एक प्लस मिला था। तो देखिए एक माइनस यहाँ मिला और एक प्लस मिला, तो हमारा क्वाड्रेंट होगा क्वाड्रेंट नंबर 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द मॉडुलस ऑफ 3i -1 का स्क्वायर, 3 आयोटा -1 का स्क्वायर। देखिए बच्चे मॉडुलस के लिए आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड, ये आप पढ़े होंगे a + आयोटा b के फॉर्म में होता है। तो जब उसका मॉड्यूल निकालते हैं तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं √a² + b²। तो चूंकि ये हमारा पहले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, पहले इसको हम लोग सरल में लिखने की कोशिश करते हैं, अब हम इस फार्मूला पर इसको हम लाते हैं। a - b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा a² + b² -2 × 3 आयोटा मिलेगा ना। यहाँ क्या मिला 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 - 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर अभी हमने समझा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी 9 × -1 प्लस 1 - 6 आयोटा। सॉल्व करेंगे और अच्छे से तो मुझे क्या मिलेगा -9 प्लस 1 - 6 आयोटा, कितना आया -8 - 6 आयोटा। अब देखिए ये वैल्यू हमारा a हो गया और ये वैल्यू हमारा b हो गया, और मॉडुलस निकालने के लिए अभी हमने क्या सीखा था √a² + b²। तो इस दिए गए जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से हमने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला -8 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 8² = 64 और 6 का आया 36। रूट निकालेंगे कितना आया 100 यानी कि मुझे कितना मिला 10 ना। तो 10 क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। बिल्कुल समझ में आ रही है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, अभी पहले भी नेचुरल नंबर का क्वेश्चन आया था 1 2 3 4 5 समथिंग, देन द सॉल्यूशन ऑफ 30x < 24। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 30x देखिए 30x < 24, हम क्या करते हैं पहले हमें चाहिए x इंडिपेंडेंट है अकेले, यहाँ पर हमें 30 या जो भी है इसका कोफिशिएंट पार्ट है इसको हम हटा करके केवल x बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम डिवाइड कर देते हैं 30 से, तो दोनों तरफ हमने 30 से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हुआ। तो x 24/30 इसे हम काटेंगे, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, तो 4/5 यानी कि 0.8। तो x की वैल्यू 0.8 से क्या हो गई लेस हो गई। अरे क्वेश्चन तो बोल रहा है x बिलोंग्स टू n, देन द सॉल्यूशन हल क्या होगा, x की वैल्यू 0.8 से लेस आ रही है। बच्चे एक बात आप याद रखना, यहाँ जो कंडीशन कह रहा है कि जो x है मस्ट बी नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, और x की वैल्यू मेरा क्या आ रहा है < 0.8, और अगर 0.8 आ रहा है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर ऑलवेज वहाँ जो उसकी शुरुआत होती है वो क्या होती है 1 से शुरू होती है। x की वैल्यू क्या होती है 1 से शुरू होती है और बढ़ते जाती है जहाँ तक जाना हो, और मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है < 0.8। तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन शायद इसका ऑप्शन में मिस्टेक है। हाँ ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ये ऑप्शन मिस्टेक किया हुआ है, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर बोल रहा है और हम लोग की वैल्यू जो दी गई है वो
0.8 से छोटा आ रहा है और नेचुरल नंबर ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन में दिक्कत है। आगे देखते हैं क्या होता है, एक बार फिर से इसका हम करेक्शन हम लोग करेंगे, अदरवाइज एक ऑप्शन शायद मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है x+3 का मॉड दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए बच्चे, जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया रहे कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए रहे, तो इसका एक कंडीशन आप याद रखना, दैट इज इफ एंड ओनली इफ एक्स, एक बार क्या करना है कि एक बार एक्स लेस देन और इक्वल टू -a कर देना और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए कर देना। ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप इस प्रकार के कंडीशन को ध्यान में रखोगे, इसको एकदम बढ़िया से नोट डाउन करिए, समझ में आएगा कि जब मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए दिया रहे, तो इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इज, एक बार आप क्या करोगे, एक्स लेस देन और इक्वल टू -a ले लोगे और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ले लोगे। इसी टर्म को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान देते हैं, हमने क्या लिखा, अब मेरे पास क्या है x+3। अगर x के लिए इस प्रकार का था तो हम देखिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपने क्या किया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लिखा था, ए की जगह पर हमने 10 यूज किया और इफ एंड ओनली। अब साथ साथ बनाते चलोगे, क्वेश्चन आराम से आपको सारा समझ में आएगा। एक बार क्या करा था, लेस देन -10 ले लेना और एक बार क्या करना, उसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लिख देना, जो ए की वैल्यू दी गई है। अब इस दोनों को आप सेटिस्फाई करो, सॉल्व करो, तो क्या मिलेगा बच्चे, जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास क्या वैल्यू मिल रहा है, देखिए एक्स लेस देन क्या मिला था, -10 -3 और इधर आएंगे तो एक्स ग्रेटर देन 10 -3, क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू -13 और क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यानी कि देखिए यहाँ जो वैल्यू दी गई हैं, यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू क्या मिल रहा है, -13 से छोटा या बराबर और एक्स की वैल्यू 7 के बड़ा या बराबर। तो ये क्या मिला, और अभी कुछ क्वेश्चन पहले देखा था, और का मतलब यूनियन के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स जो है ये बिलोंग्स कर रहा है -13 से पीछे, यानी कहाँ तक, -∞ तक, और मतलब यूनियन कहाँ से, 7 से बड़ा। एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, -13 से पीछे जाइए कहाँ तक, -∞ तक, और एक्स की वैल्यू 7 से बड़ा मिल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -13, यूनियन ऑफ कहाँ से, 7 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू N+1 CX। प्यारे बच्चों, 2-3 फार्मूला आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप थोड़ा एक बात को ध्यान देना कि जब NCR प्लस NCR+1 ऐसा हो तो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, N+1 CR+1 यही फार्मूला आप यूज करिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, NCR प्लस NCR+1, तो क्या इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, N+1 CR+1 इज इक्वल टू N+1 CX। अब दोनों रिलेशन को आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि आप ये भी फार्मूला पढ़े होंगे, NCX इज इक्वल टू NCU रहता है, तो इस स्थिति में x इक्वल टू क्या लिख देते थे, u। अगर ऊपर ऊपर दोनों सेम तो नीचे वाले को भी हम क्या लिख देते हैं, इक्वल। तो यहाँ देखिए थे क्वेश्चन में ऊपर ऊपर दोनों इक्वल, तो क्यों ना नीचे दोनों को भी हम क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, R+1। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, R+1। और हमसे पूछ ही रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू N+1 CX, देन x इक्वल टू, तो x इक्वल टू मुझे मिल गया R+1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन ए शेल्फ। 4 अलग अलग किताब है, उसको अलमारी में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा। तो बच्चे, आपने परमुटेशन के अंदर में एक टर्म पढ़ा होगा कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंज
रेंज ऑफ अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए आप फैक्टोरियल एन, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा था या स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी भी ने आपको अरेंजमेंट करने के या कोई तरीके आपको दिखाने हो, वे दिखाने हो, तो आप क्या करते हैं, उस नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल देते हैं। और फैक्टोरियल के लिए आपने एक बात पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल ऑफ एन निकालना है तो क्या करते थे आप, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, कहाँ तक जाते थे, इंटू टू इंटू वन, लास्ट वन तक जाते थे, या जीरो तक भी, क्योंकि आपने पढ़ा है फैक्टोरियल ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता था, वन आता है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास नंबर क्या है, फोर है, हम फैक्टोरियल फोर की वैल्यू निकालते हैं। फैक्टोरियल फोर की वैल्यू आपको निकालने आता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ जीरो करोगे, दैट इज वन। यहाँ कितना आ गया, फोर इंटू थ्री इंटू टू यानी कि 24, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स बिगनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन मेड विथ नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर ट्रायंगल। देखिए, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ट्रायंगल शब्द के लिए जो आप वर्ड का यूज कर रहे हैं, कितने तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, जबकि एक शर्त दे दिया है कि टी और ई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, टी और ई नहीं चेंज होगा, बाकी सब चीज चेंज होता जाएगा। प्यारे, ट्रायंगल के अंदर में देखो कितने वर्ड्स हैं, ट्रायंगल के अंदर में 3 3 4 2 8 वर्ड्स हैं, या सॉरी 8 लेटर्स हैं। ट्रायंगल के अंदर में कितने लेटर हैं, 8 लेटर है। और आपने क्या रखा है, फर्स्ट लेटर यानी कि टी वो फिक्स होगा, फर्स्ट लेटर टी क्या होगा, फिक्स होगा, और लास्ट लेटर ई वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो आपके पास कितने ऐसे लेटर बचे हुए हैं जो कि चेंज होंगे, जिनका ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा। तो टोटल तो 8 थे, 2 खत्म हो गए क्योंकि 2 कैन नॉट बी चेंजेज, तो यहाँ पर आपके पास कितने बचे, 6 हैं। अब 6 को ही आपको क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, यानी कि आपके पास वेज कितने बचे हैं, अरेंजमेंट कितने हैं जिसको आप बदल सकते हैं, 6 को ही बदल सकते हैं। तो अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंज इन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप फैक्टोरियल एन का यूज करते हो। तो हमारे पास यहाँ पर 6 हुआ, तो फैक्टोरियल 6 बच्चे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 पर 30 इंटू 2 यानी कि 720, कितना आ जाएगा, 720, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना है कि कितने नंबर का कितने लेटर्स का रिपीट किया जा रहा है और कितने नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा उसका आप परमुटेशन फाइंड आउट कर लोगे, और परमुटेशन निकालने आप सीखे ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस 2x टू द पावर 5 कॉफिशियंट ऑफ x टू द पावर 5, जो आपके पास 1 माइनस 2x टू द पावर 5 दिया गया है, उसका आप एक्सप्रेशन दिखाइए, उसको विस्तार कीजिए, प्रसार कीजिए, और उसका कॉफिशियंट दिखाइए x टू द पावर 5 का। बच्चे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सुना होगा। बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जब ऐसा कंडीशन दिया रहे कि a माइनस बी टू द पावर n का अगर वैल्यू या a प्लस बी टू द पावर n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो समेसन k इक्वल टू 0 टू द पावर कहाँ तक, n k a n माइनस के, फार्मूला आप ध्यान से देखेंगे, b टू द पावर k, और डिवाइड, बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a की वैल्यू क्या है, a का यहाँ पर क्या रिजल्ट है 1, और b की जगह पर क्या है माइनस 2x, ठीक है ना। और n यानी कि इसकी पावर कितनी दी गई है, तो n कितना दिया गया है 5। बच्चे, यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर k क्या है, तो k जो है जितना आपको निकालना है उसकी पावर आपको देखना होगा। ध्यान दीजिए फिर से, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2x, n की वैल्यू कितनी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर 5, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो उसका जो पावर रहेगा उसको आप लिख दीजिए। अब जो आपने फार्मूला देखा था उस फार्मूला में इसको पुट कीजिए। ध्यान दीजिए, अब आप n के लिखे थे, यानी कि क्या होगा 5 पर इसका आपको कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि a की पावर आपने क्या लिखा था n माइनस के, तो 5 माइनस 5, और b टू द पावर जो भी आपका k था यानी कि 5। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या मिलेगा 1, और 1 टू द पावर 5 माइनस 5 यानी 0, और माइनस 2, इसको आप बच्चे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर 5 और x टू द पावर
5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 तो 1 ही है, समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो हमें क्या मिल गया -2⁵ और x⁵ तो x के आगे में वेरिएबल टर्म के जो आगे में होता है वही तो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी -2⁵, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन x + y⁴। अब देखिए फिर से आप बाइनोमियल थ्योरम को आप याद करो कि बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा, एक जगह था x + y⁴n। याद करिए x + y⁴n। तो इसका जो एक्सप्रेशन निकालते थे n के x⁴n-k, और अभी अभी हम लोग लिखे भी थे ना, जहाँ इसको आप जो सॉल्व करते थे प्यारे बच्चे, तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज करते थे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k इंटू n-k का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ देख रहे होंगे कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। n की वैल्यू कितनी है, 4 है। वो भी क्या है, ये इवेन है। और इवेन है, इवेन का जो मिडिल टर्म होता है बच्चे, वो एक फार्मूला आप यूज करे होंगे n/2 + 1, यानी 4/2 + 1। इतना ही वाला जो टर्म होता है, तो 4/2 यानी कि 2 + 1, यानी कौन सा टर्म आपको चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म जो मिलेगा उसमें आप एक फार्मूला आप जो यूज कर रहे थे उसमें आप इसको वैल्यू को रख के देखिए 4 ना, एन के। तो एन में हमारा क्या, अच्छा के की वैल्यू की बात करोगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 4 2 और x, क्योंकि हमारा पहला टर्म x है, n-k 4 - 2 और y के पावर k यानी कि 2। देखो क्योंकि आपको थर्ड टर्म निकालना है, ध्यान दीजिए, तो थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म tr+1, याद करो थर्ड टर्म निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर r, यानी कि आप k के रिस्पेक्ट में आप समझिए, तो हमारा जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 + 1, थर्ड टर्म निकालना है। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, k की वैल्यू है। k की वैल्यू मुझे क्या मिल गया 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अभी आपने सीखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k n-k, यानी कि 4 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हम सॉल्व करेंगे। 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट करेंगे इसे, यानी मुझे कितना मिला 6। अब प्यारे बच्चों आप फिर से अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे तो समझ में आएगा 6 और x⁴ - 2 यानी कि 2, y⁴ 2, यानी कि मिडिल जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें 6x² y², जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ जीपी इज 2n, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज। अब देखिए आपको सम निकालना होगा, तो जीपी में सम निकालने का आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि Sn = a इंटू r⁴n-1 बटे में r-1, याद है। यानी इस क्वेश्चन से मुझे फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है, कॉमन रेशियो की ज़रूरत है। अब हम यहाँ से कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकेंड टर्म अगर आपके पास रहेगा तभी आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट टर्म ही चाहिए और सेकेंड टर्म ही चाहिए। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो प्यारे बच्चों 2⁴ यानी कि 2 मिलेगा। अगर हम सेकेंड टर्म के लिए n की पावर 2 रखते हैं तो हमें 2⁴ होगा यानी कि 4। तो अगर कॉमन रेशियो हम निकालेंगे तो कॉमन रेशियो में आपने पढ़ा था a2/a1 यानी कि 2। तो मुझे फर्स्ट टर्म यानी a भी मिल गया और यहाँ से r भी मिल गया, और मुझे n यानी कि 6 टर्म चाहिए। तो वैल्यू क्या मिलेगा S6 = a की जगह पर 2, r यानी कि 2⁶ - 1 अपॉन 2 - 1। आप इसको सॉल्व करेंगे 2⁶ यानी कि 64 - 1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 64 - 1 63। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 दूनी का 6, 6 दूना 12, यानी कि 1 2 6। देखिए जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1 2 6। क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a - b एंड a +
बी, दोनों नंबर के बीच में का अर्थमेटिक मीन निकालना है। देखिए आपने अर्थमेटिक मीन के लिए पढ़ा होगा कि जब दो नंबर हैं, मान लेते हैं ए और बी दिए गए, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को सम कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 करिए, आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो मेरे पास ये पहला जो नंबर दिया गया है वह दिया गया है a माइनस बी और दूसरा नंबर है a प्लस बी। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये b और b कैंसिल आउट हो गए। मुझे क्या मिला, 2a अपॉन 2 और 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा a। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इफ 1, x, y, z, 2 आर इन जीपी देन एक्स वाई जेड। अब मुझे एक्स वाई जेड एक मतलब एक्स गुना वाई गुना जेड की वैल्यू चाहिए। तो मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने समय मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए और जेड की वैल्यू चाहिए। देखिए बच्चे, ये जो आपके पास एपी जीपी दिया गया है इसका कॉमन रेशियो हम कंसीडर करते हैं, तो मानते हैं कि इनका कॉमन रेशियो हमने क्या रखा, आर रखा। तो कॉमन रेशियो जो है बच्चे वो किस रूप में, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं है मतलब बढ़ते रहना चाहिए, उनके टर्म्स बढ़ते रहने चाहिए। कॉमन रेशियो सेम रहेगा तभी हम जीपी मानेंगे। आते हैं, तो पहला टर्म अगर 1 है, अगर हम इनका कॉमन रेशियो की बात करें कि कॉमन रेशियो हमने क्या रखा है, आर रखा है, तो अगर 1 है तो अगला पॉइंट क्या होगा, 1 इंटू आर। अगला पॉइंट क्या होगा, 1 इंटू आर स्क्वायर, फिर 1 इंटू आर क्यूब, फिर 1 इंटू आर टू द पावर 4, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और ये पांचवा टर्म। पहला टर्म तो मेरे पास 1 है और पांचवा टर्म कितना दिया गया है, 2। ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ जाएंगे। हमने क्या किया था कि पांचवा जो टर्म लिया था वो क्या लिया था, 1 इंटू 4 टू आर टू द पावर 4 और उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी। यानी 2 की वैल्यू क्या मिला, आर टू द पावर 4। यहाँ से हम आर निकालने जाएं तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1, 2 पावर 1 टू द पावर 4। अब देखिए बच्चे, आपके पास क्या है, x की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पर हमने क्या लिखा था, 1 इंटू आर। अब देखिए 1 आर की जगह पर हमने क्या निकाला था, 2 टू द पावर 1/4, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का पावर 1/4। y की वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो हमने क्या रखा था, 1 इंटू आर स्क्वायर। तो 1 आर के जगह पर 2 के पावर 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टू द पावर मुझे 2/4। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1/2। आगे आएंगे, जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड के लिए आपने क्या सीखा था, जेड के लिए हमने लिखा था 1 इंटू आर के पावर 3 और आर के जगह पर मेरा है 2 1 टू द पावर 4, उसका पावर में हम क्या रखेंगे, 3, तो जो कि मुझे मिलेगा 2 टू द पावर 3/4। देखिए बच्चे, हमें एक्स की भी वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई और जेड की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड क्या होगा, तो एक्स के जगह पर मेरा क्या मिला था, 2 का पावर 1/4, वाई की जगह पर क्या मिला था, 2 का पावर 1/2 और फिर जेड की जगह पर मिला था 2 का पावर 3/4। अगर हम देखिए, एक फार्मूला आप पढ़े थे कि ए के पावर एम, ए के पावर एन रहे, ए के पावर और भी कुछ रहे तो तीनों पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब जो अपना मेरा पावर दिया गया है उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम इस पावर को जोड़ेंगे तो 2 के पावर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। आप चाहें तो उनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4, यहाँ आएगा 1 + 2 यानी कि 6, कैंसिल आउट करेंगे 3/2। तो मुझे क्या मिला, 2 का पावर 3/2। आप चाहें तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1/2, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। 2 और 2 का पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2। अब आइए ऑप्शन मैच कराते हैं। आपका 2 कहीं है, नहीं है, यानी कि नन ऑफ देज भी दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें को बढ़िया से समझोगे आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज π/4। एंगल यानी थीटा की वैल्यू दी गई है π/4 एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2। एम की वैल्यू दी गई है 1/2। देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, मतलब अनदर एक लाइन है उसका हमें स्लोप निकालना है। जब ऐसा कंडीशन था बच्चे, स्लोप ऑफ द लाइन, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ m2 माइनस m1। एक पहले वाले का स्लोप और एक दूसरे वाले के लिए स्लोप, बटे में 1 + m1 इंटू m2। अब देखिए, थीटा के जगह पर आपके पास वैल्यू है π/4, यानी कि tan π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल
इक्वल टू m2 माइनस 1/2, क्योंकि पहला वाला m1 1/2 मुझे दिया है, तो 1 प्लस 1/2 इंटू m2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 π/4 की वैल्यू क्या मिलेगी? अच्छा बच्चे 1 मिलेगी। और एक और बात याद रखना कि यहाँ पर +1 भी होगा और -1 भी होगा, क्योंकि हम इसको बाद में कराएंगे, लेकिन आप याद रखना है कि 1 की वैल्यू आपके पास π/4 जो दिया गया है, दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। एक बार प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार हम माइनस कंसिडर करेंगे, इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 2m2 माइनस 1 बटे में 2, और इसको हमने क्लास में भी कराया था, याद होगा आपको। 2 + m2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास? पहले हम एक बार 1 ले लेते हैं। 2m2 माइनस 1 बटे में 2 + m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 2 + m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम इधर लिख दें तो क्या मिलेगा? 2 + 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस m2, 3 इक्वल टू m2। तो m2 के एक वैल्यू क्या मिल गया? 3। और अगर हम अनदर वैल्यू लेने जाएंगे, ये कब मुझे वैल्यू मिला जी? ये तब मुझे वैल्यू मिला जब 1 को हमने क्या लिखा था? पॉजिटिव रखा था। अब हम एक 1 का वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1, बाकी चीज़ तो वही होगा। 2m2 माइनस 1 बटे में 2 + m2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक वैल्यू याद रखेंगे कि वहाँ मुझे आपको 3 मिला था। 2 + m2 माइनस के साथ, तो -2 यहाँ कर देते हैं, -2, 2m2 माइनस 1। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 2m2 + m2 इक्वल टू -2 + 1, 3m2 इज इक्वल टू माइनस, नहीं यहाँ मिलेगा मुझे -1। तो m2 की वैल्यू मिल गई -1/3, -1/3। तो आपके पास दो वैल्यू हो गया, एक वैल्यू हो गया 3 और एक वैल्यू हो गया -1/3, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ए लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट P05 एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। पॉइंट क्या है आपके पास? 0,5, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया? 5 है। अब देखिए बच्चे, इसके लिए आपने फार्मूला एक पढ़ा था स्लोप ऑफ ए लाइन की, एक फार्मूला था y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब देखिए यहाँ से x1 मुझे दिया गया और y1 दिया गया है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? m चाहिए। आइए तो देखिए, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, और देखो m इज इक्वल टू कितना दिया गया? एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो m इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे ना, tan थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है? 1/√3। और अभी अभी आपने एक फार्मूला देखा था स्लोप ऑफ ए लाइन y - y1, और y1 की वैल्यू कितनी है? 5। m की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है? 1/√3। और x तो है ही, और x1 की वैल्यू क्या रखा है? 0। आफ्टर सॉल्विंग इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा? √3y - 5√3 इज इक्वल टू x। थोड़ा और इसे विस्तार से बना लें, अच्छे से देख, ताकि ऑप्शन हमारा मैच कर जाए। तो क्या मिलेगा? x -√3y + 5√3 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 का होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन 2x - y + 16 इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। एक देखिए यहाँ पर मुझे लाइन दिया गया है 2x - y + 16, तो पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं और फिर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तब मुझे पता चलेगा कि x और y के मुझे क्या क्या वैल्यू जाएंगे, और वो मुझे पता चलेगा, उससे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस निकाल पाएंगे। तो देखें, अगर हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना मतलब y बिकम्स 0, यानी कि जहाँ मेरा y है वो वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो 2x + 16 इज इक्वल टू 0, तो 2x वैल्यू -16, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई? -8। x की वैल्यू कितनी मिल गई? -8। और जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? 0 रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? 0। तो यहाँ मुझे क्या मिला? 16 माइनस, देखो ये तो खत्म हो गया, माइनस उधर गया तो प्लस, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 16, और x की वैल्यू पहले क्या मिला था? -8, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? -8,
16। देखिए आपका -8, 16 कहाँ है, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल 2x² + 2y² - 6x + 8y + 1 = 0। बच्चे आप सर्कल का एक जनरल इक्वेशन पढ़े होंगे, आपको याद होगा सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। और जब इस जनरल इक्वेशन से आप सेंटर फाइंड आउट करते हैं तो सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है -g, -f। यानी कि इस इक्वेशन से मुझे g की वैल्यू निकालनी होगी और f की वैल्यू निकालनी होगी। साथ में इस बात और याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में रेडियस निकालने के लिए बोल दिया तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। ये रेडियस निकालने का होता है अगर बाई चांस क्वेश्चन चेंज करता है तो मुझे पहले ऐसा इक्वेशन निकालना होगा। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे। जनरल फॉर्म भी आपने देखा x² + y² + 2gx + 2fy + c। तो x² के आगे में 2, ऐसा हम पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2x² हम क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 2y² डिवाइडेड बाई 2, हर तरफ हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। 8y डिवाइडेड बाई 2 + 1/2 = 0। ये खत्म, क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा x² + y² - 3x + 4y + 1/2 = 0। अब देखिए जनरल इक्वेशन जैसा तो ये बन गया कि पहला और दूसरा मिल गया। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए था 2gx। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और गंभीरता से ध्यान दीजिए। x² लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिए। x² + y² हम क्या करते हैं 2 लाने के लिए 2 × 3/2, 2 से गुणा 2 से हम भाग कर देते हैं, +2 × और पहले से 4y है तो 2 × 2y कर देते हैं, उससे दिक्कत नहीं होगी, +1/2 = 0। ये देखिए ये वैल्यू मुझे किसका मिल गया, g का मिल गया। और यहाँ से मुझे ये वाला वैल्यू किसका मिल गया, f का मिल गया। तो g की वैल्यू मुझे पहले माइनस है तो g की वैल्यू क्या मिल गई -3/2 और f की वैल्यू यहाँ से मिल गया 2। और बच्चे आप सेंटर के लिए अभी आपने पढ़ा था कि सेंटर के लिए क्या होता है -g - f। तो g की वैल्यू माइनस ऑलरेडी है मेरे पास -3/2, तो माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ हो गया 3/2 और f की वैल्यू 2 आई थी, जबकि f माइनस में होगा तो 3/2, -2 इसका सेंटर होगा, जो कि आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चे अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका रेडियस भी आप बता सकते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा। फॉर्मूला वही सारा यूज करेंगे, सी आप जान ही रहे हो, लास्ट वाला जो टर्म होता है उसको लेते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 3x + 4y + k = 0 टचेज द सर्कल x² + y² = 16। तो आपको याद होगा कि जब किसी सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 जब होता है और इसकी रेडियस जब r दी गई होती है तो सर्कल का एक इक्वेशन होता था x² + y² = r²। अब ये क्वेश्चन आप देखिए x² + y² = 16, दैट मीन्स r का जो वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू हमारे पास क्या, चूंकि r² फार्मूला क्या होता है x² + y² = r², तो r² की वैल्यू 16 है, इसका मतलब r का वैल्यू क्या होगा √16। तो r का वैल्यू √16 यानी कि 4, प्लस माइनस तो होगा लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम माइनस में नहीं लेते हैं जनरली, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या होगा 4 होगा, r की वैल्यू क्या होगी 4 होगा। और एक डिस्टेंस निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था डी डिस्टेंस के लिए ax0 by0 + c अपॉन √a² + b² का मॉडुलस, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। अब ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में आप 3x + 4y + k = 0 जो आपके पास है। अब यहाँ से x और y मुझे चाहिए और साथ में c के जगह पर हम यहाँ पर k यूज करेंगे। x y के लिए देखिए प्यारे, जब ये सर्कल जो दिया गया है, ध्यान से यहाँ समझिएगा कि सर्कल ये ऐसा इक्वेशन तभी बनाया जा सकता है जब सेंटर क्या हो 0 0 हो, 0 0 हो सेंटर का पॉइंट, और इस सेंटर का 0 0 होता ही है इसका कोऑर्डिनेट, यानी x 0 है और y की वैल्यू भी क्या है 0 है, या x 0 0 है और y 0 भी क्या है 0 है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो 3 × 0
प्लस 4 × 0 प्लस के अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3a² प्लस 4a²। सॉल्व करिए, ये तो खत्म, यानी कि क्या बचा, के ऊपर में तो के बचेगा, नीचे 3a² प्लस 4a², यानी 3a² यानी कि 9 प्लस 16। ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डी की वैल्यू मुझे अब क्या मिलेगा, के अपॉन रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 यानी डी इक्वल टू के बटे में 25 यानी कि 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो लाइन है उसके, आप बात को पकड़ के कह रहा है कि लाइन इज टचेज टू द सर्कल। अब लाइन है उसको टच कर रहा है, दैट मीन्स टेंजेंट है, और ये जो टच कर रहा है जिस पॉइंट को, तो वही तो उसका रेडियस हो गया, यानी कि जो आर की वैल्यू है वही इसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कितना निकाले थे, 4, तो के इक्वल टू क्या मिल गया, 20। के इक्वल टू क्या मिल गया, 20, क्योंकि सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है सेंटर से। तो सेंटर से अगर सर्कल के सरकमफ्रांस को टच कर रहा है वही तो रेडियस होता है, या कहें तो वही उसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे क्या मिल गई, के इक्वल टू 20, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, फॉर द पाराबोला y² इक्वल टू 8x। बच्चे, पाराबोला का आप जनरल इक्वेशन जानते होंगे, y² इक्वल टू क्या होता है, 4ax, याद है ना, y² इक्वल टू 4ax। और जब ऐसा स्थिति रहता था तो जब आप इसका फोकस निकालते थे, तो फार्मूला क्या मिलता था, a, 0, और इसकी जो वर्टेक्स होती है 0, होती है। तो देखिए y² इक्वल टू 4ax इसका जनरल इक्वेशन है, आप बना रहे हो, सवाल है आपके पास y² इक्वल टू 8x। इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि इसके 4 के मल्टीपल में आ जाए, तो 4 × 2 × x लिख सकते हैं। तो क्या अगर इसको हम कंपैरिजन करें इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। और फोकस अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, फोकस f निकालने के लिए हम a, 0 करते हैं, और a की वैल्यू क्या आई थी, 2, 0। तो फोकस मिल गया 2, 0, और वर्टेक्स ऑलवेज होता है 0, 0, जो कि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ये 3D से क्वेश्चन है कि -4, 2, -7 लाइज इन ऑक्टेट। देखिए एक माइनस है, फिर प्लस है, और फिर ये माइनस है। तो ये तो आप बढ़िया से याद होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ऑक्टेट में ये लाइज करता है, तो ये ऑक्टेट नंबर सी यानी कि 6th ऑक्टेंट में लाइज करेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ये पहले बहुत अच्छे से इसको आप पढ़े थे, याद रखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे आपको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे जब ऐसा क्वेश्चन था, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, ये फार्मूला था। देखिए आपके पास x2 की वैल्यू -1 है, x1 का 0 है, y2 का 6 है, y1 का 7 है, फिर z2 का 6 है, और z1 का -10 है। अब आप इस वैल्यू को निकाल करके देखिए, आप आराम से -1 सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, -1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर, -1 का। आप इसको चाहें तो अपने से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। -1 का स्क्वायर यहाँ भी बचेगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 16, यानी कि रूट अंडर 18। और रूट अंडर 18 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18, 2 से 9, 3, 3, यानी कि 3√2, जो कि आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, 3√2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ ए और बी। देखिए बच्चे, जब भी कभी भी मुझे पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और z1 + z2/2। ध्यान दीजिए, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और z1 + z2/2, यानी कि 2
प्लस माइनस माइनस बाई टू और 4+2/2 वैल्यू को केवल पुट कर दीजिए 6+4/2। इसका आ गया 0, 4 2 6 बटे में 2 यहाँ 3 और इसका आ गया 5, यानी 0,3,5 0,3,5 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझ सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 e⁻⁵x - 1/10x। बच्चे इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक तरीका सोचा है, वो तरीका ये है कि अगर आपके पास एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x, जब ऐसा कंडीशन रहता था तो आप इसके वैल्यू को 1 लिखते थे। क्यों ना इस क्वेश्चन को, ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो x है वही x नीचे में है, तो क्यों ना ये क्वेश्चन को हम इसी के टर्म में लाने की कोशिश करें। आइए इस टर्म में अगर हम इसको लाते हैं तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा, e⁻⁵x - 1 और 10 को हम लिख देते हैं 2 × 5x। ओके, अगर ये कांस्टेंट टर्म में इसको हम बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू अंदर हो जाएगी। तो अंदर में क्या बचेगा, इसको हम थोड़ा अलग ढंग से लिखें, अलग 1/2, यहाँ मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e⁻⁵x - 1/5x। और अभी आपने इसके वैल्यू के लिए इंटायर दिस वैल्यू क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं 1/2 × 1 जो कि वैल्यू आएगा 1/2। आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी 1/2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, y = ex e⁻x - 1 देन dy/dx। आपको बेहद आसान है, dy/dx निकालने बोल रहा है किसका, तो dy/dx e⁻x - 1, अलग अलग आप इसे लिखें, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। e⁻x यहाँ है माइनस dy/dx और ये x। अगर e⁻x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है और x है और किसी वेरिएबल टर्म है x है, x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, x का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि मुझे dy/dx का वैल्यू मिला ऑप्शन नंबर सी e⁻x - 1। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है dy/dx x × e⁻x डी। तो बच्चे आपने एक डिफ्रेंशिएशन में फार्मूला पढ़ा था, याद कीजिए, चेन रूल के अंदर में जब u × v रहे तो आप क्या करते हैं, एक को बाहर और एक को अंदर करते थे, याद करें, फिर एक को बाहर करते थे और फिर इसके बाद अगले वाले को डिफ्रेंशिएशन करते थे। यहाँ भी हम वही टर्म को अपनाएंगे, x को हम बाहर करते हैं dy/dx e⁻x लिखते हैं, प्लस e⁻x एक बार बाहर करते हैं और फिर से x को हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ क्या होगा, ex का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है कि ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है और x अभी आपने यूज कर रखा था, और साथ में ex और x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला 1, तो मुझे क्या मिला x e⁻x प्लस e⁻x। हम चाहें तो दोनों में से e⁻x को कॉमन कर दें तो मुझे मिलेगा e⁻x × x प्लस 1, जो कि आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का होगा ऑप्शन नंबर सी e⁻x x, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी है बच्चे, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन बी है e⁻x × x प्लस 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है dy/dx tan x का होल स्क्वायर। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। बच्चे डायरेक्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं लेट u = x²। अब आप x² लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, तो यहाँ tan x के जगह x² के जगह पर मैंने u लिया तो मुझे क्या मिल गया tan u, यही तो fu है, मान लेते हैं। अब इसको tan u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए tan u को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चे और साथ में x² को, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे याद करो, बेहद आसान है, आप पहले भी बहुत बार इस क्वेश्चन को किए, क्लास में बहुत बार आप लोगों ने किया होगा। dy/dx u का स्क्वायर करते थे ना, tan u, तो tan x का आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे ना sec² x, तो u है तो sec² u हो गया, और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है
2x। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x है। u आपने किसको माना था, u आपने एक्स स्क्वायर को माना था। अब उस वैल्यू को वहाँ पर आप रख दीजिए तो 2x क्या मिल जाएगा 2x सेक स्क्वायर, और u था, u के जगह पर क्या होगा एक्स स्क्वायर। ये आपकी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गई, जो कि आपका ऑप्शन है प्यारे क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी में 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इफ y इक्वल टू कॉस रूट एक्स देन वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। वाई इक्वल टू क्या है कॉस रूट एक्स है, कॉस रूट एक्स है, और आपको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। बेहद आसान तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चे माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स जो कि अंदर है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बच्चे आपको क्या मिलेगा 1/√x। तो मुझे क्या मिलेगा माइनस साइन रूट एक्स 1/2√x। इसे थोड़े अच्छे से लिख दीजिए, माइनस साइन रूट एक्स बटे में 2√x। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 तो क्लास 8 का क्वेश्चन दे दिया है। पूछ रहा है रेंज ऑफ डेटा, ये जो डेटा दिए गए हैं इसका आप रेंज निकालिए। जब भी आपको रेंज का क्वेश्चन है आप क्या कर देना, रेंज इक्वल टू याद रखना मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 80 है, माइनस मिनिमम, मिनिमम कितना है 8 है, दैट इज 72। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेंज निकालने के लिए तो आप क्या करोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 इज। 3 के 10 गुणांकों का आप माध्य निकालिए। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन है तो 3 के प्रथम 10 गुणांक कौन होंगे, पहला नंबर तो 3 ही होगा, अगला नंबर 6 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे होगा, और अंतिम कौन होगा 30 होगा। तो एक फार्मूला याद रखना, जब भी पहले आपको इसका समेशन निकालना होगा कि प्रथम 10 गुणांकों का कुल योग कितना होगा, और उसके बाद 10 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा मीन निकल जाएगा। तो देखिए ऐसा स्थिति हो तो सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि जितने टर्म्स आपके पास हैं, जितने टर्म्स आपके पास हैं तो टर्म कितना है 10 है, इनटू क्या करो कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या था 3, और लास्ट टर्म कितना है 30 डिवाइडेड बाई 2 करो। ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, इससे हम इसको करेंगे तो ये आ गया 5 इंटू 33, ये 5 टाइम्स गया ना, तो कितना आ जाएगा 165। और देखिए इसका हमको क्या चाहिए माध्य चाहिए। माध्य का मतलब होता है जितनी संख्याएं हैं गिन करके उसको पहले उसको जोड़ लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए उसके टोटल नंबर से डिवाइड कीजिए। तो टोटल जोड़ने पर आया था 165 डिवाइडेड बाई 10 कर दिए, मेरा वैल्यू आ गया 16.5। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी 16.5। क्लियर है। अब बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 कह रहा है ए डाई थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपियर इवन नेचुरल नंबर। बच्चे जब डाई को फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यही तो आएगा, और इसमें इवन नंबर आना है। तो इवन हमको जो चाहिए यानी कि कौन कौन मिलेगा 2 4 6। तो एन ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 6 हैं, नंबर ऑफ इवन कितने हैं 3 हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई निकाल रहे हैं इवन नंबर के लिए तो क्या मिलेगा 3/6 दैट इज 1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए कहता है इफ पी ए इक्वल टू 0.42, पी बी 0.48, पी ए इंटरसेक्शन 0.16, तो फाइंड करना है पी ए नॉट ए। बच्चे आपके पास सारे वैल्यू दिए गए हैं, आपने पढ़ा था पी नॉट ए निकालने का फॉर्मूला, आपको याद होगा कि पी ए और प्लस पी नॉट ए की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब कि पी ए की वैल्यू अगर 0.42 है तो नॉट ए का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस पी ए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी दी गई 0.42, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0.58, जो कि आपके ऑप्शन ए में है 0.58। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमारा जो सैम्पल पेपर आया था 2025 का क्लास 11th का उसको हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी शानदार लगा होगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।